हेलो स्टूडेंट्स, मैं आयुष पुरोहित नवज्योति ग्लोबल स्कूल गुड़गांव से आप सभी का स्वागत करता हूं नवज्योति ग्लोबल स्कूल्स के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, मैं आपको यहां से लगातार हिंदी के लेक्चर्स प्रोवाइड कराता रहता हूं और आज इसी क्रम में हम कक्षा 8 की हिंदी का पाठ नंबर 16 पानी की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, अभी तक हम कक्षा 8 में 15 पाठ पढ़ चुके हैं। उनके वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है पानी की कहानी। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर तक मुझे सितार के तार की सी झंकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बाजा बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं था। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के क्या हो गए हैं? 2 टुकड़े हो गए हैं। तो बच्चों, जो कवि थे एक दिन वो कहीं घूम रहे होंगे, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि बेर की झाड़ी है ना, बेर के पत्तों में से, बेर की झाड़ियों में से एक पानी की ओस की बूंद टपक करके आई और उनकी कलाई से सरकते हुए उनकी हथेली तक आ गई। ठीक है, तो फिर कवि देखते हैं, कवि को ऐसा लगता है कि जैसे कोई बाजा बजा रहा है, लेकिन क्या होता है, चारों ओर कवि के देखने पर कवि को कोई भी नजर नहीं आता है, क्योंकि वहां पर ऐसा कोई होता ही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो फिर कवि देखते हैं अपनी हथेली में कि जो ओस की बूंद थी वो क्या हो गई हैं? 2 हो गई हैं, और वो दोनों हिलकर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है उस सुरीली आवाज को मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं फिर चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूं। तो क्या हुआ बच्चों? ओस की बूंद, कवि को ऐसा लग रहा था, कवि अपनी कल्पना में खो गए थे, तो उन्हें कैसा लग रहा था कि ओस की बूंद उनसे बात कर रही है। तो उन्हें आवाज सुनी, सुनो सुनो। उन्हें ध्यान नहीं दिया। फिर कवि को एक आवाज़ सुनाई देती है, सुनो सुनो। और कवि के मुंह से अन्यासी यानी कि अचानक ही बिना कुछ सोचे समझे कवि के मुंह से निकल जाता है, कहो कहो। तो वो पानी की बूंद कहती है, मैं ओस हूँ। कवि कहता है, मैं जानता हूँ। लोग मुझे पानी भी कहते हैं, जल भी मालूम है। मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। झूठी। मैंने कहा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? तो जो ओस की बूंद है वो अपने बारे में कवि को बता रही थी और बताती है कि मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। तो कवि कहता है, झूठी, झूठ मत बोलो। और बेर के पेड़ से क्या कोई पानी का फव्वारा निकला है जो पानी की बूंद वहां से आएगी? बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिन से इधर उधर घूम रही थी। मेरे कणों का हृदय टटोलती फिरती थी। फिर एकाएक पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। जो पेड़ तुम रोज देखते हो ना, वह ऊपर इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी इतना ही बड़ा है। उसकी जड़ें, छोटी जड़ें, कई रोएं हैं। वे रोएं बड़ी निर्दय होती हैं। मुझ जैसे असंख्य जल के कणों को वो बलपूर्वक धरती में खींच लेते हैं, और कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं, और अधिकांश का वो सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर ओस की बूंद बता रही है कि पेड़ क्या करता है? पानी की बूंदों को अपने अंदर खींच लेता है। क्योंकि बच्चों, पेड़ क्या करता है? पेड़ की जड़ों का क्या काम होता है? पेड़ की जड़ों का काम होता है कि धरती में मौजूद जो जल है उसको क्या करना? सोखना।
और उसमें से पोषक तत्वों को निकाल कर पेड़ को पहुंचाना, और फिर जो है पेड़ की पत्तियों से वो जो जल है वो वाष्पीकृत होकर बाहर आ जाता है। ठीक है, वही बात जो है ओस कवि को बता रही है। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। तुम क्या समझते हो वे यूं ही बड़े गए खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था, और हाँ तो मुझे भूमि के खनिज को अपने शरीर में घुलकर आनंद से फिर थी। दुर्भाग्य से एक रोआ मेरे शरीर से छू गया। मैं काफ़ी दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वो मुझे छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई। फिर क्या हुआ, मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी। तो जो है पानी की जो बूंद है, जो जल है, वो अपनी कहानी बता रहा है कि उसे क्या हुआ, वो धरती में आराम से क्या था, मज़े से रह रहा था, और उसके अंदर धरती के जितने पोषक तत्व हैं वो सब उसके अंदर मिल गए थे। लेकिन अचानक पेड़ की एक रोए ने, मतलब क्या होता है बच्चों, जो जड़ जैसा होता है वो, ठीक है, जड़ होती है पेड़ की, तो उस जड़ से वो क्या हुआ, ओस टकरा गई, या वो जल का कण टकरा गया। उसने भागने का प्रयास किया किंतु वो भाग नहीं पाया, और जल ने उसे, जड़ों ने उन्हें खींच लिया। फिर क्या हुआ, कवि जानने लगे। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है, मानो कोई पकड़कर आगे खींच रहा है। मेरा भाई भी वहाँ लाया गया। उसके लिए स्थान बनने के कारण मुझे दबाया जा रहा था, और आगे एक बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर की ओर खींच रही थी। फिर मैं उन दोनों के बीच पिस चली। तो पानी की जो बूंद है वो बताती है कि उसके बाद पेड़ ने क्या करा, जल के जो ओस का जो भाई है उसे भी वहाँ खींच लिया, और उसके लिए स्थान बनाना था क्योंकि जगह छोटी थी, इसीलिए ओस को क्या किया, ऊपर धक्का दिया गया ताकि नीचे क्या हो, उसके लिए स्थान बन सके। ठीक है बच्चों, तो ओस बताती है कि वो अपने भाई के और दूसरी ओस के बीच में क्या हो गई, पिस गई। लगभग 30 दिन तक यही सांस भोगती रही। मैं उन पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचा कर भागी थी। मैंने सोचा पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, किंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी, और जो सूर्य हमें उड़ने की शक्ति देते हैं वे जा चुके हैं। वायुमंडल में इतने जल के कण उड़ रहे हैं कि वहाँ मेरे लिए स्थान नहीं है। मैं तो अपना भाग्य परोस कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। तो बच्चों, ओस कहती है कि जो जल जैसे तैसे वो अपनी जान बचाकर पत्तों के छिद्रों से बाहर आ गए। बच्चों, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा क्या होता है कि जो पेड़ के पत्ते होते हैं उससे जल क्या होता है, वाष्पीकृत होता है ना। जल के जो पत्ते होते हैं उसमें जो रंध्र होते हैं वहाँ से जल क्या होता है, वाष्पीकृत होता है। ठीक है, तो वैसे ही वो ओस की बूंद बाहर आई, और जब बाहर आके उसने सोचा कि मैं क्या करूँगी, उड़ जाऊँगी, है उड़ेगी कैसे, सूर्य की धूप से। तब वो बताती है कि वो जो सूर्य हमें उड़ने की शक्ति देते हैं, जब मैंने देखा कि वो जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने जल के कण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए कोई स्थान वहाँ पर नहीं है, क्योंकि सूर्य ही जल को वाष्प बनाता है। जब सूर्य नहीं होगा तो जल कैसे वाष्प बन सकता है। इसीलिए वो क्या करे, ओस जो है पत्ते में सुखड़ी रही, पड़ी रही। फिर कहती है कि जैसे ही मैंने तुम्हें देखा मेरी जान में जान आ गई। मैं अपनी रक्षा के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। इस दुख और भावपूर्ण कहानी का मेरे ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें छू ना सकेगा। भैया इसके लिए धन्यवाद। जब तक सूर्य ना निकले तब तक मैं रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। उसकी कहानी सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी ना दुखेगा। तो ओस बताती है कि मुझे सवेरे भैया
मेरे सवेरे सूर्य निकलने तक मेरी रक्षा करो, और जैसे ही सूर्य देवता आएंगे तो मुझे उड़ने की शक्ति प्रदान करेंगे। यानी कि सूर्य की गर्मी से क्या होगा, ओस वाष्प बनकर उड़ जाएगी। ओस कहती है कि मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी, मेरा जो जीवन है वो बहुत ही दुखों से भरा हुआ है, और तुम उस कहानी को सुनोगे तो तुम्हारा हाथ भी नहीं दुखेगा। ठीक है, तो कवि कहता है सुनाओ, बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन, या उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन, और ओसोजन यानी ओजोन नामक दो गैसें वायुमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बने। ठहरो, क्या अब तुम्हारे पुरखे सूर्यमंडल में नहीं हैं? उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनके मुख ज्वाला किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है, दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। यह पिंड तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था और पास आता जाता और उसका आकार बढ़ता जाता। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस गजराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा न हुआ। सूर्य से सहस्त्रों दूर मील ही घूमा, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे हो चला। तो बच्चों ये बताते हैं कि ये उस समय की कहानी है जब हमारे धरती में क्या हुआ था बच्चों, बिग बैंग की थ्योरी जब दी थी, है ना। बिग बैंग की थ्योरी, अब जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो बिग बैंग की थ्योरी पढ़ेंगे। एक भीषण जो विस्फोट हुआ था सूर्य से, और दो पिंड आपस में टकराए थे और सूर्य देवता का कुछ जो हिस्सा जो है वो अलग हो गया था। उसी कहानी को ये ओस जो है वो सुना रही है। ठीक है, अब सूर्य का जैसे ही वो हिस्सा टूटा तो उस टुकड़े में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी पर आ गया। पृथ्वी क्या थी, आग का गोला थी, बता रहा है। ठीक है, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी मुझे ठीक नहीं पता है, पर हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। और मुझे याद है अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ओसजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवा दिया और फिर मुझे उत्पन्न किया। तो ओस बताती है कि मेरे जो पूर्वज थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वे दोनों आपस में मिले और उन्होंने क्या करा, अपना अस्तित्व खो दिया और मुझको जन्म दिया। ठीक है, मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी में चारों ओर घूमती थी। फिर न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ रूप में पाया। पहले मेरा शरीर भाप के रूप में था, अब वो छोटा हो गया था। वो पहले के कहीं 17वें भाग रह गया था। तो बच्चों, ओस जो होती है, भाप जो होती है वो ज़्यादा स्थान घेरती है। ओस बर्फ जो है यानी कि ठोस जो है वो थोड़ा सा कम स्थान घेरता है, क्योंकि जो भाप जो होती है, जो गैस होती है, उसके कण जो हैं आपस में काफ़ी दूर दूर होते हैं। ये जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो इन चीज़ों को आप डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इनको कहते हैं स्टेट्स ऑफ। ठीक है, ये क्या है, एक किसी भी मैटर की क्या है, एक स्टेट्स हैं। ये जल की 3 प्रकार की स्टेट्स हैं, फॉर्म्स हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस। उसी के बारे में यहाँ पर जो ओस है वो बात कर रही है। जहाँ तक दृष्टि जाती थी बर्फ़ के अतिरिक्त कुछ ना दिखाई पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने ऐसे साथी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने उछलने के लिए कमर कसे तैयार बैठे थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ, बड़े आनंद का, कितने दिनों तक, कई लाख वर्षों तक। हाँ, चौंको नहीं, मेरे जीवन को 100-200 साल दाल में नमक के समान नहीं है। मैंने दीर्घ जीवियों से वार्तालाप करके अपने जीवन को धन्य माना। ओस की बूझ के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। तो बच्चों, ओस की बूंद धीरे धीरे अपनी कहानी बता रही है और वो बताती है कि मेरा जीवन कोई 100-200 साल का नहीं है, दाल में नमक की तरह, है ना। मेरा जीवन तो काफ़ी पुराना है और ये अरबों खरबों वर्ष
पुराना है। अब जो कवि है उनके मन में ओंस के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे। अचानक ऐसा अनुभव हुआ कि हम सरक रहे हैं। हम सब के मुंह में हवाइयाँ उड़ने लगी। इतने आनंद से कटने के पश्चात अब दुख सहस करने का हम में साहस न था। बहुत पता लगने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे बाहर से हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। उनका शरीर अपना ठोसपन छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं। तो बच्चों क्या हुआ, जब जल था वो सूर्य की गर्मी के कारण वो थोड़ा बहुत जल था वो पानी बन गया, और जो ऊपर का हिस्सा था वो भाप ही बर्फ रहा, और वही बर्फ पानी में तैर रही थी। ठीक है, मैं कई माह समुद्र में इधर उधर फिरी। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हुई। धारा के जलते अस्तित्व में को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी। इसके फलस्वरूप मैं पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वो वर्णनातीत है। मैं अभी तक समझती थी समुद्र केवल मेरे बंधुओं का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल में वास्तव में दूसरों जीवों ने की है और उसमें निरा नमक भरा पड़ा है। तो ओस बताती है कि जब वो किसी गर्म धारा से मिली तो उसने उसकी गर्मी को अपने अंदर सूखा और वह पानी बन गई। वो समझती थी कि पहले जो जल समुद्र है वो सिर्फ उसके भाई बंधुओं का है, लेकिन अब उसमें पता चला कि समुद्र में तो और सारे भी जीव रहते हैं और समुद्र में तो सिर्फ नमक ही नमक भरा पड़ा है। ये खारापन मुझे भाया नहीं। ओस बताती है कि मुझे ये खारापन नहीं भाया। क्यों नहीं भाया बच्चों? क्योंकि ओस जो है अभी तक इस खारेपन से वो अनजान थी, है ना। उसको खारेपन के बारे में पता नहीं था, तो इसलिए उसे वो खारापन नहीं भा रहा था। एक दिन मेरे जी में आया, समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरा जाना प्रारंभ किया। मार्ग में मैंने विचित्र जीव देखे, रेंगने वाले जाल, घेंगे, मछलियाँ, कई मन कछुए, हाथों वाली मछलियाँ। एक मछली ऐसे देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। इन 8 हाथों से अपने उस शिकार को पकड़ लेती थी। मैं गहराई की खोज में किनारे से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। समुद्र में अब तक अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था। बल लगाने के देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा, कि सामने एक ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो लालटेन लिए घूम रहा हो। अत्यंत सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकल रही थी। इसके मार्ग में जो कोई भी आता वो चीज़ मुझे दिखलाई पड़ती थी। तो जो ओस बताती है कि वो समुद्र में जब नीचे नीचे जाती रही तो उसे क्या हुआ, उसे दिख नहीं रहा था, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उतना नीचे तक नहीं पहुंच रहा था। और बल लगाकर यानी कि अंधेरे में वो देखने का प्रयास कर रही थी, इसलिए उसकी आंखें भी दुख रही थी। तभी उसे एक अचानक मछली दिखाई पड़ती है जो ऐसा लगता है कि उसमें से कोई लालटेन हो उसके पास, और उसके रास्ते में जो भी चीज़ आती थी वो प्रकाशमान हो जाती थी। और जब भी ये भूखी होती तो अपना पेट भरने के लिए भोजन करती। कितना विचित्र है। जब मैं गहराई में पहुंची तो वहाँ भी जंगल है, छोटे मोटे ठिकने, मोटे पत्ते वाले बहुतायत पेड़ उगाए हैं। वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं, गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधेरे में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो बच्चों वो जो ओस है वो इस तरीके से अपनी कहानियों को बता रही थी कि कैसे हमारे साथ क्या हुआ, समुद्र में कितना पीछे वो जाने लगी थी। ठीक है, सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। मेरे ऊपर कई 3 मील मोटी तह थी और मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जल कण की भांति इसी भांति अपना जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंस जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के खोखले स्थान में निकले।
एक स्थान में इकट्ठा होकर हमने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ समय तक वहाँ पड़ा रहना ठीक था। अब बच्चों क्या हुआ, ओस का जो जल था वो पानी में, धरती में समा गया। मतलब पानी का, समुद्र का जो जल था वो धीरे धीरे थोड़ा बहुत धरती में समा गया और वो एक खोख चट्टान से किसी खोखली जगह निकला। तो सब वो लोग वहाँ जाकर इकट्ठा हो गए। बच्चों आपने भी कभी देखा होगा, पहाड़ में से कोई स्रोता धारा निकल के आता है, उसका पानी एक जगह क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। उसी तरीके की बात यहाँ पर ओस बता रही है। फिर वहाँ पर सब लोगों ने कहा हम पृथ्वी के हृदय में खोज करेंगे और देखेंगे कि भीतर क्या छुपा हुआ है। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े, जहाँ एक ऐसा स्थान आया जहाँ पर वस्तु का नाम न था। बड़ी बड़ी लाल पीली चट्टानें पड़ी थी, नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इस स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम अपनी इस खोज से इतना प्रसन्न थे कि अंधाधुन बिना मार्ग देखे आगे बढ़े जाते थे। अचानक हम एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था और हमारे लिए असहाय था। हमारे अगुआ कांपे और देखते ही देखते हमारे शरीर ओजोन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने बुद्धिमान साथियों के साथ एक और भाग निकली। तो बच्चों क्या हुआ, अब जो ओस जल की जो बूंदें थी वो धरती के कोर में यानी कि क्रस्ट में पहुंच गई थी और वहाँ पर तापमान इतना ज़्यादा होता है कि वो क्या हुई, ओस की बूंद वहाँ पर जल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गई और वो जो अपने साथियों के साथ वो निकल कर भाग गई। तो बच्चों ये ओस की कहानी है कि ओस बता रही है कि वो कैसे तरीके से अपने साथियों के साथ निकल के भाग रही थी। ठीक है, हम सब लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक जोर से धड़ाका हुआ और हम तेजी से धरती से बाहर फेंक दिए गए। अब ओस बताती है कि अब वो कहाँ पहुंच गई, एक ज्वालामुखी में पहुंच गई और जैसे ही ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो वो धरती से बाहर निकल गए। हमें ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है, इसमें से रेत, धुआं, पिघली धातु, लपटें निकल रही हैं। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की बार बार इच्छा होने लगी थी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रही हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। और एक और भाप का बड़ा दल मिला जो गरज कर हम आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी की भांति हमें दर्शन हुए और हमें पीठ पर लादे कभी इधर और उधर ले जाती। वह बड़े आनंद के दिन थे। हम स्वच्छंद आकाश किलोले करते फिरते थे और बहुत से भाप जल कण मिलने के कारण भारी हो चले जो नीचे झुकाए। एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी। तो बच्चों जो ओस है वो बताती है वो भाप के साथ जैसे ही यानी कि जल के साथ दोबारा मिली और वो पानी, उसके कुछ भाई बंधु क्या हो गए, वो पानी बन गए। पानी बनकर वो फिर धरती में गिर गए। ठीक है, मैं एक पहाड़ पर गिरी, अपने साथियों के साथ मैली कुचली हो एक और बह चली। पहाड़ में एक पत्थर से दूसरे पत्थर कूदने पर किलकारी कर मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। एक बार हम ऊंचे शिखर से कूदे, नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। तुम जो ये रेत देखते हो, पत्थरों का चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। तो बच्चों अब वो जो ओस थी वो नदी में मिल गई थी और नदी क्या करती है, नदी अपने मार्ग में जो भी चीज़ आती है उसको चकनाचूर कर देती है। तो वही बात को ओस बता रही है। ठीक है, अपनी विजय से उन्मुख होकर हम इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों तक समतल भूमि देखने की थी, इसीलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। सरिता के वे दिन बड़े मज़े के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नगर के तट पर एक ऊंची मीनार में से काली काली हवा निकल रही थी। मैं उसको देखने के लिए आगे बढ़ी और अपने दुर्भाग्य को न्योता दिया। जैसे ही मैं अपने साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई और कई दिनों तक नल में घूमती फिरी। मैं प्रति क्षण उसमें से निकलने की चेष्टा करती रहती थी। मेरा भाग्य मेरे साथ था। एक दिन रात के समय हम ऐसे जगस्थान पर पहुंचे जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें से बाहर निकली और पृथ्वी में
समा गई। तो बच्चों जो ओस की जो बूंद थी अब वो बताती है कि नदियों में से क्या होता है, नदियों में से जो छोटी छोटी जो धाराएं निकलती हैं उनका पानी की सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसी से जो ओस की बूंद थी वो सप्लाई से होते हुए कहाँ आ गई, धरती में आ गई और फिर बेर के पेड़ से वहाँ पर निकली। इतने में सूर्य निकल आए थे। मैंने कहा बस अब हम तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती, मुझे तुम नहीं रोक सकते। ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और ओझल हो गई। रामचंद्र तिवारी जी के द्वारा लिखित ये जो कविता थी बच्चों, ये कविता मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब आयुष पुरोहित इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। फिर हम मिलेंगे नए चैप्टर में। तब तक के लिए आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें।